वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम डेडिकेशन टू एजुकेशन। सो गाइस, जैसा कि आप सभी दोस्तों को पता है कि जो हमारी ये टेस्ट सीरीज चल रही है बीपीएससी 66 के लिए, तो आज टेस्ट नंबर 3 है ये। अभी तक मैंने आपको टेस्ट नंबर 1 एंड 2 प्रोवाइड करा दिया है। यदि आप सभी लोगों ने अभी तक यह टेस्ट नंबर 1 एंड 2 सॉल्व नहीं किया है तो आपकी सुविधा के लिए एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी गई है जहाँ पे सारे टेस्ट को ऐड कर दिया गया है और आप सभी लोग आसानी से उन टेस्ट को देख सकते हैं। और उस प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, जहाँ से आप लोग उसको सारे टेस्ट को सॉल्व कर सकते हैं। और जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसका भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके आसानी से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और ये टेस्ट नंबर आज 3 है, तो आप लोग के पास बहुत कम समय बचा हुआ है क्योंकि जो इसका एग्ज़ाम होने वाला है वो 27 दिसंबर को होने वाला है। तो आज 15 दिसंबर हो गई है और तो कम समय बचा हुआ है। तो आप लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे इस समय तो उतना ही आप लोगों के लिए सफिशिएंट रहेगा। मैंने जितने आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए हैं, सारे क्वेश्चंस को आप जितना रिवीजन करोगे उतना आप लोगों के लिए सफिशिएंट रहेगा। और उसके बाद में जितने प्रीवियस क्वेश्चंस हैं उनको आप लोग एक बार ज़रूर देखिएगा, जिससे आप लोगों को एक आइडिया लगेगा जो क्वेश्चंस आते हैं उसका जो स्टैंडर्ड होता है वो किस तरीके का होता है। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को बस प्रेस कीजिएगा, जिससे कि जिस समय वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, जिससे सभी दोस्त इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो चलिए टेस्ट नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, और हाँ, आप लोगों ने भी बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि क्वेश्चन के जो 4 ऑप्शन होते हैं उनको ना पढ़ करके सीधे आप राइट आंसर बताइएगा। तो कहीं पे अगर एक्सप्लेन करने की आवश्यकता होगी तो मैं वहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा और आप लोगों को केवल क्वेश्चन पढ़ करके इसका राइट आंसर बताऊँगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पे आपको बताना है, यानी यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा कथन जो है वो असत्य है। तो ऑप्शन ए क्या है? ऑप्शन ए है कड़ी चट्टानों पर उगने वाली वनस्पति में लिथोफाइट कहा जाता है। वी क्या है? नमकीन क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति को हेलोफाइट कहा जाता है। और सी क्या है? शीत एवं टुंड्रा प्रधान क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति को ज़ीरोफाइट कहा जाता है। और ऑप्शन नंबर डी है उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास एवं वनस्पति ट्रोपोफाइट कहलाती हैं। और ऑप्शन नंबर ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे असत्य कथन कौन सा है? असत्य है शीत एवं टुंड्रा प्रधान क्षेत्रों में पाई जाने वाली जो वनस्पति है उसको ज़ीरोफाइट कहा जाता है। तो ये गलत हमारा हो जाए। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, अगला क्या है? अगला है कील नहर अवस्थित है, यानी कील नहर है वो कहाँ पे अवस्थित है? तो दोस्तों ये उत्तरी सागर एवं बाल्टिक सागर के मध्य में स्थित है। कहाँ पे? उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के मध्य में कील नहर अवस्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं, अगला क्या है? अगला है कूट का चयन कर सही मिलान करें, यानी आपको यहाँ पे कूट दिए गए हैं, आपको सही मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 30। तो दोस्तों इसका 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम मिलान करते हैं। तो फर्स्ट क्या है? हाइड्रोमीटर। तो हाइड्रोमीटर यानी कि जो फर्स्ट है वो किससे सुमेलित है? फर्स्ट वाला बी से सुमेलित है। हाइड्रोमीटर जल के घनत्व का मापन करता है। उसके बाद क्या है? मैनोमीटर। सेकंड वाला किससे सुमेलित है? ये से, यानी मैनोमीटर क्या है? ये गैस के दाब का मापन करता है। उसके बाद क्या है? पायरोमीटर। थर्ड पे पायरोमीटर ये किससे सुमेलित है? ये डी से सुमेलित है, यानी कि ये उच्च ताप वाले यंत्र, यानी उच्च ताप मापने वाला एक यंत्र क्या है? पायरोमीटर। उसके बाद जो इनोमीटर है, यानी कि इनीमोमीटर क्या है? ये वायु के वेग का मापन करता है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है वनस्पतियों की समान ऊंचाई वाली स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो दोस्तों जो वनस्पतियों की समान ऊंचाई वाली स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको आइसोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? उसको आइसोफाइट कहते हैं। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। अगला देखते हैं, अगला है वांगुई नदी जिसे कि जीवित मानव का दर्जा प्राप्त है, किस देश में प्रवाहित होने वाली नदी है? तो ये दोस्तों ये न्यूजीलैंड में प्रवाहित होने वाली नदी है। तो डी है राइट आंसर हो गया हमारा, न्यूजीलैंड।
अगला देखते हैं। अगला है ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में स्थित है। तो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में क्या स्थित है? तो दोस्तों जब वर्ल्ड का मैप देखेंगे तो आप लोगों को अच्छे से उसमें समझ में आएगा। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में तस्मान सागर स्थित है। क्या स्थित है? तस्मान सागर। तो सी इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं। अगला क्या है? अगला है 49 डिग्री अक्षांशीय रेखा निर्धारित करती है। जो 49 डिग्री अक्षांशीय रेखा है वो क्या निर्धारित करती है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा की सीमा निर्धारित करती है। यानी जो 49 डिग्री अक्षांशीय रेखा है वो संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा की सीमा को निर्धारित करती है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में घनत्व का निर्धारण कौन सी भूकंपीय तरंगें करती हैं? तो आपको बताना है। तो दोस्तों पहले हम इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। जब भूकंप की उत्पत्ति होती है तो जो भूकंपीय तरंगें होती हैं मतलब एक सीमा मतलब इनकी होती है, अपनी एक सीमा होती है भूकंपीय तरंगों की, कि कौन सी तरंग कहाँ तक जाएगी। तो इसमें सबसे पहले बात करें द्वितीयक तरंगें। जो द्वितीयक तरंगें होती हैं वो आंतरिक परतों में द्रव की सीमा पार नहीं कर सकती हैं। यानी कि आंतरिक परतों में द्रव की सीमा है वो पार नहीं कर पाती हैं। लेकिन जो प्राथमिक तरंगें होती हैं वो घनत्व का पता चलता है, यानी जो घनत्व का पता चलता है वो प्राथमिक तरंगों से ही पता चलता है। लेकिन तो यहाँ पे दोनों सही हैं, एक प्राथमिक तरंगे हो गई, एक द्वितीयक तरंगे। तो यानी एक सीमा होती है कि प्राथमिक तरंगे कहाँ तक जाएंगी और जो द्वितीयक तरंगे हैं वो कहाँ तक जाएंगी। तो इसलिए राइट आंसर हमारे यहाँ पे कहा गया ऑप्शन नंबर ई। अगला देखते हैं। अगला क्या है? अगला है इनमें से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो सबसे पहले हम कर्क रेखा के बारे में जानते हैं। जो कर्क रेखा है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित है। कहाँ पे? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे स्थित है। लेकिन जो कर्क रेखा है वो कुल 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? कुल 8 राज्यों से गुजरती है। कहाँ से? कौन कौन से राज्य हैं? तो एक गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। लेकिन मणिपुर से नहीं गुजरती है, यानी कि मणिपुर से नहीं गुजरती। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया यहाँ पे? मणिपुर। यहाँ आपसे पूछा गया है इनमें से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर। अगला देखते हैं। अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश इनमें से कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। अगला देखते हैं। अगला है भारत में कितने राज्यों की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है? यानी ऐसे कितने राज्य जो हैं जिनकी सीमा है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से स्पर्श नहीं करती है? तो दोस्तों 5 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से स्पर्श नहीं करती है। तो कौन कौन से वे राज्य हैं? तो आपका हरियाणा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ के बाद तेलंगाना, तेलंगाना के बाद में मध्य प्रदेश हो गया और झारखंड हो गया। यानी ये 5 जो राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर वी 5। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस केंद्र शासित प्रदेश का विस्तार 3 राज्यों में है? ऑप्शन नंबर ए है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन नंबर बी है पुडुचेरी, ऑप्शन नंबर सी है दमन एवं दीव और ऑप्शन नंबर डी है दिल्ली और ऑप्शन नंबर ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वी इसका राइट आंसर है। यानी जो पुडुचेरी है वो केंद्र शासित प्रदेश का विस्तार का 3 राज्यों में है। कितने राज्यों में इसका विस्तार है? 3 राज्यों में इसका विस्तार है। तो इसलिए राइट आंसर हमारा क्या हो गया? ऑप्शन नंबर वी। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है लेटराइट मृदा किस समूह वाली मृदा का उदाहरण है? यानी आपको बताना है यहाँ पे है जो लेटराइट मृदा है वो किस समूह वाली मृदा का एक उदाहरण है। तो दोस्तों इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो मंडली मृदा है। यानी कि जो लेटराइट मृदा है वो मंडली मृदा समूह वाली एक मृदा का एक उदाहरण है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है इनमें से किस मृदा को काफ मृदा या कछारी मृदा भी कहा जाता है? यानी ऐसी कौन सी मृदा को इसमें से जो ऑप्शन में दिया गया है काफ मृदा और कछारी मृदा भी कहा जाता है, दोनों कहा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जलोढ़ मृदा को काफ मृदा या कछारी मृदा भी कहा जाता है। अगला देखते हैं। अगला है
इनमें से कौन से अलौह धात्विक खनिज हैं? तो जो यहाँ पे टिन दिया गया है वो एक अलौह धात्विक खनिज है। उसके बाद में तांबा आपका हो गया है, एल्यूमिनियम आपका हो गया, एल्यूमिनियम, सीसा, चांदी, ये क्या है? ये अलौह धात्विक खनिज हैं। तो ये चीज़ याद रख लेना आप लोगों को। अगला देखते हैं, अगला क्या है? अगला है इनमें से किस प्रकार के लौह अयस्क में अत्यधिक अशुद्धियाँ पाई जाती हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीडेराइट। क्या हो जाएगा? सीडेराइट जो है वो जो लौह अयस्क में अत्यधिक अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन से क्रोमाइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? यानी जो क्रोमाइट है उसका जो उत्पादन होता है सर्वाधिक किस राज्य में होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा में। क्रोमाइट का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वो उड़ीसा में होता है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा फोटोवोल्टिक पावर स्टेशन कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों गुजरात में अवस्थित है। और कहाँ पे? ये चराका सौर पार्क, चराका सौर पार्क। और अमेरिका के बाद दुनिया का सबसे बड़ा फोटोवोल्टिक पावर स्टेशन है। यानी अमेरिका के बाद में आता है, फर्स्ट नंबर पे अमेरिका है, उसके बाद में अमेरिका के बाद जो गुजरात में फोटोवोल्टिक पावर स्टेशन दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा स्टेशन है अमेरिका के बाद। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कहेगा नाव की ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो ये कर्नाटक में स्थित है। कहेगा नाव की ऊर्जा केंद्र कर्नाटक राज्य में अब स्थित है। अगला देखते हैं, अगला है इनमें से किस खनिज को हम मेटल ऑफ होप के नाम से भी जानते हैं? तो किसको जानते हैं? तो दोस्तों यूरेनियम को हम मेटल ऑफ होप के नाम से भी जानते हैं। तो इस राइट आंसर हमारा क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है भारत में सर्वाधिक कोयला उत्पादन किस राज्य में होता है? तो दोस्तों सर्वाधिक भारत में कोयला का जो उत्पादन होता है वो छत्तीसगढ़ राज्य में होता है। कहाँ पे होता है? छत्तीसगढ़ राज्य में होता है। अगला देखते हैं, अगला क्या है? अगला है पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों में सम्मिलित नहीं है। यानी इनमें जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों में शामिल नहीं है? तो जो आपका बायोगैस है वो पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों में शामिल नहीं है। लेकिन आपका जो पेट्रोलियम हो गया, लकड़ी हो गया या प्राकृतिक गैस, ये सारे ऑप्शन क्या है? ये पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों में सम्मिलित हैं। लेकिन जो बायोगैस है वो सम्मिलित नहीं है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है पैगमेटाइट नामक आग्नेय चट्टानों से कौन से खनिज तत्व प्राप्त होते हैं? तो ऐसे कौन से खनिज तत्व प्राप्त होते हैं? तो दोस्तों अभ्रक जो खनिज तत्व है वो हमको पैगमेटाइट नामक आग्नेय चट्टानों से प्राप्त होता है। कौन सा? अभ्रक खनिज। अगला देखते हैं, अगला है पंबन द्वीप स्थित है। यानी आपको बताना है जो पंबन द्वीप है वो कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये भारत एवं श्रीलंका के मध्य में स्थित है। कहाँ पे? पंबन द्वीप जो है भारत एवं श्रीलंका के मध्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 क्वेश्चन क्या है? भारत के कुल कितने राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों को हिमालयी राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो कितने राज्यों को प्राप्त है दोस्तों? तो दोस्तों 13 राज्यों को प्राप्त है। कितने? 13 राज्यों को प्राप्त है। अगला देखते हैं, अगला क्या है? अगला है पोर्ट ब्लेयर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। कहाँ पे? दक्षिणी अंडमान पर। और जो अंडमान निकोबार की द्वीप की जो राजधानी है वो पोर्ट ब्लेयर है। क्या है? पोर्ट ब्लेयर। अगला देखते हैं, अगला है अक्षांशीय आधार पर बिहार स्थित है। यानी आपको बताना है कि अक्षांशीय आधार पर बिहार कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी गोलार्ध में। कहाँ पे? उत्तरी गोलार्ध में। लेकिन आप लोग यहाँ पे कन्फ्यूजन आपको रहेगा, ये चीज़ आपको अच्छे से याद रख लेना है। यदि क्वेश्चन में आपको दिया हो अक्षांशीय आधार पर बिहार कहाँ पे स्थित है तो आप लोग राइट आंसर लगाइएगा उत्तरी गोलार्ध में। यदि यहाँ पे क्वेश्चन हो देशांतरी आधार पर बिहार कहाँ पे स्थित तो आप लोग इसका आंसर लगाइए पूर्वी गोलार्ध। यानी अक्षांशीय आधार पर जो बिहार है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, लेकिन देशांतरी आधार पर जो बिहार है वो कहाँ पे? वो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो ये चीज़ आप लोग कन्फर्म कर लीजिएगा अच्छे से। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है समय मानक के अनुसार पश्चिमी चंपारण से किशनगंज कितना मिनट आगे है? तो दोस्तों 20 मिनट आगे है। कितना? 20 मिनट आगे है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है बिहार के कुल कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं? यानी आपको बताना है कि बिहार के ऐसे कितने जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। तो दोस्तों
ये 7 जिले हैं। कौन कौन से हैं? एक पश्चिमी चंपारण हो गया आपका, पश्चिमी चंपारण हो गया, उसके बाद पूर्वी चंपारण हो गया, पूर्वी चंपारण, उसके बाद में आपका मधुबनी, मधुबनी, सीतामढ़ी, सीतामढ़ी हो गया, उसके बाद में सुपौल, सुपौल, अररिया, और उसके बाद में आता है लास्ट में किशनगंज। यानी ये 7 जिला जो हैं बिहार के, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, अगला है बिहार का मैदानी भाग बिहार के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों 95%, लगभग में 95% है। कितना? बिहार का मैदानी जो भाग है कुल क्षेत्रफल का 95% लगभग में है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 95%। अगला देखते हैं, अगला है आरा वेटा पुनपुन को अगर एक काल्पनिक रेखा से मिलाया जाए तो इसके समांतर स्थित हिज रेखा के समीप जलोढ़ की गहराई क्या होगी? घट जाएगी, अपरिवर्तित हो जाएगी या बढ़ जाएगी? तो दोस्तों इसकी जो गहराई है वो बढ़ जाएगी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर वी। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है शिवालिक का विकास हुआ किस युग में हुआ है? दोस्तों ये शिवालिक का जो विकास हुआ है प्लायोसीन युग में हुआ है। कौन से युग में? प्लायोसीन, यानी ये हमारा राइट आंसर हो गया। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? समप्राय मैदान किससे संबंधित है? तो दोस्तों यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि यहाँ पे उपरोक्त में से एक से अधिक सही है। कि जो समप्राय मैदान किससे? ये 2 लोगों से संबंधित, किससे? एक नदी से और एक हिमनद से, यानी हिमनद और नदी दोनों से संबंधित है समप्राय मैदान। तो इसलिए राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ई, यानी उपरोक्त में से एक से अधिक यहाँ पे सही है। अगला देखते हैं, अगला है अम्लैंड शब्द का क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ होता है नगर के आसपास का क्षेत्र, यानी ऑप्शन नंबर वी राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है लीनिंग टावर ऑफ पीसा कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों ये इटली में स्थित है। कहाँ पे? लीनिंग टावर ऑफ पीसा, ये इटली में स्थित है। अगला देखते हैं, अगला क्या है? अगला है पेड़ की आयु का पता लगाया जा सकता है, यानी अगर आपको पेड़ की आयु का पता लगाना है तो आप कैसे पता लगाया जा सकता है उसका? तो दोस्तों उसके धड़ पर बलों की संख्या की गिनती करके उसकी आयु का पता लगाया जा सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है? 37। 37 क्वेश्चन क्या है? कोपकवाना पुलिन कहाँ पे स्थित है? यानी कोपकवाना पुलिन जो है वो कहाँ पे स्थित है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रियो डी जेनेरो में कोपकवाना पुलिन स्थित है। कहाँ पे? रियो डी जेनेरो में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, अगला क्या है? अगला है निम्नलिखित में से कौन जापान का सबसे वेस्ट समुद्र पत्तन है? यानी ऐसा कौन सा समुद्र पत्तन जापान का है जो सबसे वेस्ट है? तो कौन सा है दोस्तों? ये योकोहामा है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, योकोहामा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी, योकोहामा। अगला देखते हैं, अगला क्या है? अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक पत्तन नगर नहीं है? तो दोस्तों जो कैनबरा है वो एक पत्तन नगर नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो कैनबरा है ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी भी है। जो कैनबरा क्या है? ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। तो ये चीज़ आप लोग याद रख लेना इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है? क्वेश्चन ऑफ 40। अगला नेक्स्ट एवं हाइड्रा चंद्रमा है, क्या है? तो जो नेक्स्ट और हाइड्रा चंद्रमा एक प्लूटो की, मतलब प्लूटो के हैं। तो जो प्लूटो है, प्लूटो सौरमंडल का एक बौना ग्रह है। अगर क्वेश्चन में कभी पूछ लिया जाए तो प्लूटो जो है, प्लूटो सौरमंडल का एक बौना ग्रह है। क्या है? सौरमंडल का एक बौना ग्रह है। तो ये चीज़ आप लोग याद रख लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 41। 41 क्वेश्चन क्या है? सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है, यानी ऐसा कौन सा ग्रह है सौरमंडल का जो सबसे ठंडा है? तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिएगा कि सबसे पहले क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शनि। लेकिन यहाँ पे सबसे जो ठंडा ग्रह है सौरमंडल का वो नेपच्यून है। वो कैसे है कि ग्रहों की जो सूर्य से दूरी के आधार पर हम देखते हैं तो सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले बुध आता है,
बुध के बाद में शुक्र आता है, उसके बाद में पृथ्वी, और उसके बाद में क्या आता है, मंगल। मंगल के बाद बृहस्पति आता है, उसके बाद शनि आता है, और शनि के बाद में क्या आता है, यूरेनस आता है, और उसके बाद में क्या आता है, नेपच्यून आता है। लेकिन ऑप्शन में नेपच्यून नहीं है, तो यहाँ पे शनि दिया है, तो सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह क्या हो जाएगा, यहाँ पे शनि राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है, यानी जो टाइटन है वो सबसे बड़ा उपग्रह किसका है? तो दोस्तों टाइटन जो है वो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। किसका? शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। अगला देखते हैं, अगला क्या है? अगला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की मायाबंदर, पोर्ट ब्लेयर एवं चिड़िया टाप को जोड़ने वाला राजमार्ग कौन सा है? दोस्तों यहाँ ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि ऊपर में से कोई नहीं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मायाबंदर, पोर्ट ब्लेयर एवं चिड़िया टाप को जोड़ने वाला जो राजमार्ग है वो NH4 है। क्या है? NH4। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला देखते हैं, अगला क्या है? भारत का प्रथम बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में, और हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में, और जो इसकी स्थापना हुई थी वो 1985 में हुई थी। 1985 में हुई थी। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है छत्तीसगढ़ में कोरबा क्षेत्र प्रसिद्ध है, यानी जो छत्तीसगढ़ का कोरबा क्षेत्र है वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों वो एल्यूमिनियम उद्योग के कारण प्रसिद्ध है। किस लिए? एल्यूमिनियम उद्योग के कारण प्रसिद्ध है छत्तीसगढ़ में कोरबा क्षेत्र। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला है अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड एक संयुक्त उपक्रम है। किसका है? भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम और किसका है? और ये NTPC और NPCIL, यानी NTPC और NPCIL का एक संयुक्त उपक्रम है, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है? अगला यहाँ पे दिए हैं सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिएगा। तो ऑप्शन ए है नरौरा, ऑप्शन बी है काकरापारा, और ऑप्शन सी है रावत भाटा, और ऑप्शन डी है कहेगा। तो आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब हमको मिलाते हैं हम लोग। तो ए का कौन सा था? ये 2, यानी नरौरा कर्नाटक हो गया। उसके बाद वी काकरापारा किससे है? ये उत्तर प्रदेश, इसका संबंध किससे? उत्तर प्रदेश से। उसके बाद में रावत भाटा, उसका संबंध किससे है? ये राजस्थान से है। और उसके बाद में कैगा किसका है? ये गुजरात। तो राइट आंसर में क्या है? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं? तो दोस्तों ये भूमध्य रेखा के पास मिलते हैं। कहाँ पे? भूमध्य रेखा के पास, यानी कि राइट आंसर में क्या होगा? ऑप्शन नंबर वी। अच्छा आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए जो इक्वेटर है वो कहाँ पे स्थित है, यानी कि उसका जो विस्तार है कहाँ से कहाँ तक है, कितने डिग्री तक है। तो आप लोग बताइएगा कि जो इक्वेटर है कमेंट के माध्यम से उसका विस्तार जो कितनी डिग्री तक है। सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है? अगला है विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला एडीज की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों इसकी जो लंबाई है वो 4700 मील है। कितनी? 4700 मील, यानी जो विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला एडीज की जो लंबाई है वो 4700 मील है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए, 4700 मील। अगला एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम लोग केवल 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में 50 क्वेश्चन देखेंगे, जिससे आप लोगों को समझने में आसानी रहेगी। अगला क्या है? अगला है विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। तो कहाँ निर्मित होता है? ये गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित होता है। किसके द्वारा? गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा ही विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। तो दोस्तों ये टेस्ट नंबर 3 का आपके 50 क्वेश्चन आज कंप्लीट हो गए। इसके बाद में कल हम लोग देखेंगे इसके बाद आगे के क्वेश्चन 51 से। तो आप सभी लोग, मैं फिर बोलूँगा आप लोगों से, आप लोग अब कम समय बचा हुआ, आप लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना रिवीजन करेंगे, उतना आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। तो मैंने जितने आपको टेस्ट कंप्लीट करा दिए अभी तक, उनका आप सभी लोग कई बार रिवीजन कर डालीजिए, जिससे आप लोगों को एक फ़ायदा रहेगा और आपको एक क्वेश्चंस याद होने की संभावना अच्छी खासी हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना है। और हाँ, जिन लोगों को PDF चाहिए उसका जो
हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करके आप सभी लोग PDF प्राप्त कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं न्यू वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।